कहते हैं ना कि जब कोई माँ अपने गर्भ में अपने बच्चे को पालती है तो 9 महीने तक वो अपने गर्भ में उस बच्चे को पालती है, लेकिन वही बच्चा 9 महीने तक अपने पिता के दिमाग में पलता है। दोस्तों, कक्षा 7 का पढ़ने वाला एक लड़का अपने पिता से जिद करता है कि पापा, आपने वादा किया था, आपने ये कहा था कि जब क्लास में अच्छा नंबर लेकर आओगे तब तुम्हें एक साइकिल गिफ्ट दूंगा। पापा, ये रही मेरी मार्कशीट और आप देख लीजिए मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ और अब आपको वादा करने का वो समय पूरा आ गया है जिसमें आपको वादा पूरा करके मुझे एक साइकिल दिलानी है। बाप उसे तसल्ली देता है और कहता है ठीक है बेटा, कुछ दिन में व्यवस्था करके मैं तुम्हें दिला दूंगा। लेकिन धीरे धीरे के समय का पहिया आगे बढ़ जाता है और वो पूरा महीना बीत जाता है। बच्चे का एडमिशन 8वीं क्लास में हो जाता है और उसके बाद भी जब उसे साइकिल नहीं मिलती है तब वो फिर अपने पिता से कहता है कि पापा, मैं 8वीं क्लास में चला गया हूँ और 1 महीना बीत भी गया है, आपने मुझे साइकिल नहीं दिलवाया। दोस्तों, फिर एक दिन वही बाप अपने बच्चे को गाड़ी में बिठाता है और बाजार लेकर जाता है, लेकिन जब बाजार से उसका बेटा गायब हो जाता है, वहाँ से बाजार से उसका बेटा उसे मिलता नहीं है, तो वो काफ़ी तेज ढूंढता है। बात फिर पुलिस तक पहुँचती है और जब पुलिस छानबीन करती है तो बेटा नहीं मिलता है, बेटे की लाश मिलती है। दोस्तों, ये पूरा घटना इस तरीके से चौंका देता है और इन रिश्तों का इतनी तेज़ी से रिश्तों को टूटते हुए दिखाता है, ये इतना शर्मसार करता है कि आपके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी। आप अपना मत्था पकड़ लेंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस कलिकाल में रिश्ते कहाँ और कितनी तेज़ी से बर्बाद हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार पांडे और आप देख रहे हैं काल हंस का एक नया एपिसोड। दोस्तों, इस घटना, इस कहानी में आखिर तक बने रहिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आखिर वो बच्चा वहाँ उस तालाब के किनारे पहुँचा कैसे, पिता के पास से वो बाजार से गायब कैसे हुआ, पूरी घटना, पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो घटना होती है उत्तर प्रदेश का जिला गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में एक काशना कोतवाली लगती है, गांव लगता है वहां का सिरसा। बात है 6 मई 2026, रात के लगभग 9 बजे थे। प्रदीप भाटी का नाम का एक व्यक्ति घर पहुंचता है और अपनी बिटिया से कहता है, सुधांशु कहाँ है। बार बार वो बेटे को बुलाता है, आवाज़ देता है, पर सुधांशु की घर के अंदर से आवाज़ नहीं आती है। बिटिया आती है, वो कहती है पापा, मुझे पता नहीं है सुधांशु गया कहाँ है। उसके बाद वो पूरे घर में तलाशी होती है, फिर बाहर तलाशी होती है। बात धीरे धीरे करके गांव में फैल जाती है। जब बात गांव में फैल जाती है, लोग भौचक्के रह जाते हैं। पूरा गांव भी बच्चे को, सुधांशु भाटी को ढूंढने में मदद करता है। पूरा गांव तलाशा जाता है और ढूंढते ढूंढते सवेरा हो जाता है। सवेरा हो जाता है, जब बच्चे का कुछ भी नहीं पता चलता है, तब सुधांशु के चाचा होते हैं, वो वहाँ के सिरसा के थाने पहुँचते हैं और पुलिस को जाकर पूरी घटना, पूरी वारदात बताते हैं। अब पुलिस अपनी तरीके से छानबीन करना शुरू कर देती है। पूरा ढूंढा जाता है, तब उसे कुछ नहीं पता चलता है। और प्रदीप भाटी यानी सुधांशु के जो पिता होते हैं, पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है तब वो कहते हैं, साहब मुझे कुछ इंसानों पर शक है, और शक के बिना पर वो अपने सुधांशु के किडनैपिंग और शक के बिना पर वो प्रदीप भाटी अपने भाइयों का नाम लेते हैं। कुछ ज़मीनी विवाद को लेकर उनके भाइयों, उनके बीच में मतभेद था, उसी को लेकर वो अपने भाइयों का नाम पुलिस को लेते हैं, जिसमें उनके पिता होते हैं राजेंद्र सिंह भाटी, उनके बड़े बेटे होते हैं संदीप भाटी, दूसरा बेटा होता है प्रदीप भाटी, तीसरा होता है मोहित भाटी और सबसे छोटा बेटा होता है संदीप भाटी। चारों भाइयों में ज़मीन को लेकर विवाद था। कुछ मकान था जो किराए पे दिया गया था और किराए के मकान को किराया वसूलने और लेने में कुछ विवाद था, और करीब 60 गज ज़मीन होता है जिसको लेकर चारों भाइयों में विवाद था। प्रदीप भाटी यानी सुधांशु भाटी का पिता वो पुलिस को बताता है कि साहब, इसी 60 गज ज़मीन को लेकर विवाद जो है, उसी विवाद के चलते इन्होंने हमारे बेटे को किडनैप किया है और उसे मौत के घाट उतारा है। पूरा वो किडनैपिंग और मामला जब ढूंढने लगती पुलिस, छानबीन की जाती है, तब गांव के ही बच्चे कुछ बताते हैं कि तालाब के पास एक उन्हें
बच्चे की लाश मिलती है। पुलिस पहुंचती है, कपड़े की बिना पर, कुछ सबूत की बिना पर बच्चे को पहचाना जाता है और परिवार में यानी प्रदीप भाटी उसको देखकर उसकी पुष्टि कर देती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस को और भी दहला देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि बच्चे का गला घोंटकर उसे हत्या करने के तालाब के पास फेंकी गई है। अब पहले तो जो सुधांशु का पिता है संदीप भाटी, वो हर चीज़ को बहाने में टाल रहा था, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पेश आती है तब वो सारा कारनामा कबूल देता है और जो चीज़ वो बताता है आप सुनेंगे तो दहल जाएंगे कि एक पिता अपने सगे बेटे के साथ कैसे कर सकता है इसको। दोस्तों, उस दिन जब वो साइकिल जिद करने के लिए बेटा तैयार होता है तब बेटा पार्क में ही नंगे पैर खेल रहा था, जिसके पास शूज और चप्पल भी नहीं थे। उसको अपने गाड़ी में बिठाता है और अपने बेटे को ही गाड़ी में लेकर पहुंचता है मार्केट और उसके बाद वहां से रस्सी खरीदता है और गाड़ी में ही अपने बेटे का गला घोंटकर हत्या करके तालाब के पास फेंक देता है और फिर घर पहुंचकर अपने ही बेटे को ढूंढने के बहाने करता है। दोस्तों, बताया जाता है कि संदीप भाटी एक नंबर का नशेड़ी आदमी था। उसने ये सोच रखा था कि 60 गज जो ज़मीन है वो उसके हत्थे लग जाएगी तो उसके बाद वो उसी ज़मीन से पैसा कमाएगा, किराया लेगा और जीवन ऐश के साथ बिताएगा। दारू और नशे के चक्कर में उसने अपने बेटे को ही एक कुछ ज़मीन की लालच में अपने सगे बेटे को ही मौत के घाट उतार दिया। जिस जैसे एक पुत्र को, एक बेटे को, एक बच्चे को पाने के लिए लोग कोई मंदिर मस्जिद नहीं छोड़ते हैं, लेकिन संदीप भाटी आवेश में आकर, लालच में आकर और नशे का शिकार होकर और अपने भाइयों के विद्रोह में आकर उसे मौत के घाट उतार देता है, वो भी अपने सगे बेटे को। दोस्तों, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, जेल खाने पहुंचा देती है, लेकिन इस कलिकाल में ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम कितना नीचे गिरेंगे, कितने स्तर गिर जाएंगे। इंसान शायद आज की डेट में जानवरों से भी बदतर हो गया है। आप अपनी राय और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे पिता के लिए आप क्या सोच रखते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं एक नई कालहंस के एक नए एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।